स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफ़लाइन ना होके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, जिसमें कि आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 आंसर दिए रहे होंगे और आपको क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता करना है कि 4 में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है? ठीक है, हम जानते हैं जैसे ये हमारे पास कोई एक बॉडी है और बॉडी हमारी रेस्ट की कंडीशन में थी, मतलब स्थिर अवस्था में थी। अब हम क्या किए, इस वस्तु बॉडी पर हमने क्या किया, F बल लगा दिया। ठीक, अब जब बॉडी हमारी स्थिर अवस्था में थी या कोई बॉडी हमारी गतिशील अवस्था में थी, ठीक है, उस पर हम कोई बल लगा रहे हैं और वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब वह चाहती है हम अगर स्थिर अवस्था में थे तो स्थिर अवस्था में रहें, और ये अगर हमारी बॉडी गतिशील अवस्था में है तो ये चाहेगी कि हम गति की अवस्था में रहे। अगर वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि सारे बलों के परिमाण के बराबर कोई अन्य बल लगाया जाए तो उस लगाए गए बल को क्या कहते हैं? समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, जैसे ये कोई एक वस्तु थी, ठीक, इस वस्तु पर कई सारे बल कार्य कर रहे थे। ठीक, एक बल ये था, F1, F2 और F3 कार्य कर रहा था। ये 3 बल इस वस्तु पर कार्य कर रहे थे। अब इन तीनों बलों को हटा के अगर कोई एक अन्य बल लगा दिया जाए, जैसे ये तीनों बल मिला के 30 न्यूटन का बल लगा रहे थे। ठीक, अगर इन तीनों बलों को हटा के एक सिंगल बल लगा दिया जाए जो कि 30 न्यूटन का बल लगाए, इन तीनों बलों को हटा के हमने क्या किया, एक ये 30 न्यूटन का बल लगा दिया। ठीक, जो कि उतने ही परिमाण का है जितने सारे बल मिलके फोर्स लगा रहे थे, वो यह अकेला बल लगा रहा है। तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं, परिणामी बल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, परिणामी बल। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के जड़त्व को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। उपरोक्त कथन। ठीक, क्वेश्चन में बल की परिभाषा दी गई है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के जड़त्व को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये परिभाषा सही है कि गलत है? ठीक, तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और स्थिति परिवर्तन कब होती है, जब उसके जड़त्व में परिवर्तन होता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो अगर उस वस्तु का जड़त्व परिवर्तित होता है या परिवर्तित होने का प्रयास करता है तो हमारा लगाया गया जो बल है वो सही होता है। ठीक, हम कह सकते हैं कि ये जो परिभाषा लिखी है ये सही है। जैसे ये कोई एक वस्तु थी, इस वस्तु को हमने बल लगाया। अब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से बल का मात्रक नहीं है। ठीक है, इनमें से बल का मात्रक कौन नहीं है? तो हम जानते हैं कि बल का जो CGS में मात्रक होता है वो क्या होता है? डाइन। SI में मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक, और तीसरा मात्रक हमारा दिया गया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? प्रतिबल का। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगर हम लोग ऑल ऑफ दीज लगा देंगे तो मतलब ये सारे जो 3 मात्रक दिए हैं ये तीनों मात्रक बल के नहीं होंगे, तो हमें ऑप्शन नंबर तीसरा चूज करना पड़ेगा, जो कि हमारा बल का मात्रक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि कुछ बल एक समतल पर और एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हों तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं? पहले हम लोग एक तल बनाते हैं, मतलब समतल। ठीक, और इसमें कुछ बल लगाते हैं, जो बल हमारे एक ही बिंदु से होकर गुजरें। ठीक, हमने एक बल ये लगाया, दूसरा बल ये लगा दिया और तीसरा बल ये लगा दिया। हम देख रहे हैं तीनों बल हमारे इस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, पॉइंट O से। ठीक है, तो ऐसे बलों को हम लोग क्या कहते हैं? ये देखिए सारे बल एक ही समतल पे हैं, मतलब समतली है। ठीक, और एक बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, तो जो बल एक बिंदु से होकर गुजरते हैं उनको हम लोग संगामी बल कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा समतली संगामी बल हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर समान परिमाण के विपरीत बल इस प्रकार लगाए जाएं जो वस्तु को दबाने का प्रयास करें, ऐसे बल को क्या कहते हैं? देखते हैं, ये हमारे पास कोई एक वस्तु थी, इस पर समान परिमाण के 2 बल इस प्रकार लगाने हैं जो वस्तु को दबाने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए एक बल ये F था और दूसरा भी हमारा F है, जितना ये है F उतना ही ये है F। अब दोनों बल आपस में वस्तु को मिलकर क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। ठीक, जब कोई बल किसी वस्तु को दबाता है और उन बलों का परिमाण समान होता है तो ऐसे बलों को हम लोग संपीड़न बल कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, संपीड़न बल। श्यान बल क्या है? श्यान बल आपका द्रवों के प्रवाह में लगता है। तनाव बल क्या है? अभी आगे क्वेश्चन आएगा। कर्तन बल क्या है? ये भी क्वेश्चन अभी आगे आएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर बल इस प्रकार लग रहे हों जो कि अलग अलग तल पर हों और एक दूसरे के समांतर हों, ऐसे बलों को क्या कहते हैं? तो देखते हैं, पहले हम लोग अलग अलग 2 तल बनाते हैं। जैसे हमने ये 3 तल दिखता हुआ एक प्लेन बना दिए, एक बॉक्स बना दिए। इसमें एक तल ये है और दूसरा वाला तल ये है। अब इसमें हमें बलों को लगाना है जो अलग अलग तल पर हों और एक दूसरे के समांतर हों। जैसे एक बल इस तल पे लग रहा है और एक बल इस वाले तल पे लग रहा है। ठीक, तो देख रहे हैं ये दोनों बल आपस में एक दूसरे के समांतर भी हैं और अलग अलग तल पर भी हैं। तो जैसे एक बल हम इसको इधर लगा दिए, दूसरे को हम इधर लगा दिए, तो ये बल आपस में अलग अलग हैं। ये वाला बल और ये वाला बल अलग अलग तल पे हैं लेकिन समांतर हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ये बल अलग अलग तल पे हैं, मतलब असमतली हैं और समांतर हैं, तो बल हमारे कौन से हो जाएंगे? असमतली समांतर बल। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि किसी वस्तु पर समान परिमाण के विपरीत दिशा में बल इस प्रकार लगाए जाएं जो कि वस्तु को खींचने का प्रयास करें, तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं? ये हमने एक वस्तु बना दी, इस पर समान परिमाण के 2 बल दिखा दिए और बल किस तरीके से लग रहे हैं? जो वस्तु को खींच रहे हैं। ठीक, अगर कोई बल किसी वस्तु को खींचते हैं तो ऐसे बलों को हम लोग तनाव बल कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, तनाव बल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
यदि किसी वस्तु पर बल इस प्रकार लग रहे हों जो कि अलग अलग तल पर हों, जो कि अलग अलग तल पर हों और एक बिंदु से होकर गुजर रहे हों, ऐसे बलों को क्या कहते हैं? तो देखते हैं। हम लोग एक क्यूब बनाते हैं जिसमें कई सारे तल दिख रहे हों। ये हमने एक क्यूब बना दिया, ठीक। अब इसमें 3 तल दिख रहे हैं, तो हमें इस प्रकार बल लगाना है जो अलग अलग तल पर हों और एक बिंदु से होकर पास हो रहे हों। जैसे हमने इस बिंदु को ले लिया, एक बल हमारा ये लग रहा है, दूसरा बल हमारा ये लग रहा है, तीसरा बल हमारा ये लग रहा है। ये F1, F2 और ये F3। अब हम लोग देख रहे हैं ये 3 बल अलग अलग तल पे हैं, लेकिन एक बिंदु से होकर पास हो रहे हैं, एक बिंदु से होकर जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं यदि बल एक बिंदु से होकर जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संगामी बल, ठीक है। और अलग अलग तल पे हों तो उसे असमतली कहते हैं। तो ये जो हमारा फिगर है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? असमतली संगामी बल। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बलों को, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बलों को किसी त्रिभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जा सके तो वह बल साम्य अवस्था में होंगे। यह नियम किसका है? ठीक। तो ये हम लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे आप लोग, कि यदि किसी बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे हो और त्रिभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो वे बल साम्य अवस्था में होते हैं। यह नियम आपका बलों के त्रिभुज का नियम कहलाता है। मैंने इसी चैनल पर अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाई है। आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से बलों के त्रिभुज का नियम, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, लामी प्रमेय, परिणामी बल, ठीक है, समतली संगामी बल, असमतली संगामी बल, जितना सारा जो कुछ भी है बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बल साम्य अवस्था में है तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच कोण की ज्या के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? जैसे हमारे पास एक बल ये था, दूसरा बल ये था और तीसरा बल हमने ये ले लिया, ये हमने P लिया, ये Q और R। जैसे हम इसको अल्फ़ा मान लें, ये बीटा और ये गामा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 बल साम्य अवस्था में है तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों को, जैसे हम P ले रहे हैं तो P अपॉन ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा, क्योंकि ये साइन की ज्या के समानुपाती होता है, कोण की ज्या के। यहाँ पर कितना आ जाएगा? साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर हम Q को लेंगे तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन ये वाला एंगल 2 बलों के बीच का, साइन बीटा। इसी प्रकार अगर हम गामा लेंगे, R लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? साइन गामा, R अपॉन साइन गामा। तो ये नियम आपका लामी का नियम है या लामी की प्रमेय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 2 बलों को किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जा सके तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित होगा जो उन बलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरेगा। यह नियम किसका है? तो हम लोग फिगर बनाते हैं। जैसे ये 2 बल हैं, ठीक, इन दोनों बलों को समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया। अब हम इसको क्या करते हैं? समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करते हैं। अब इन दोनों बलों का, जैसे ये P है और ये Q है, इन दोनों बलों का अगर हम लोग रिजल्टेंट देखें तो हमारा ये जाएगा जो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को शो कर रहा है और उन दोनों बलों के प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से होके पास होगा, ठीक। तो ये नियम जो हमारा है ये बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 न्यूटन और 40 न्यूटन के 2 बल आपस में
एक दूसरे से 90 डिग्री पर लग रहे हों तो उन बलों का परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू परिणामी बल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा होता है। ये हमारा इसी बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से निकल के आता है। ये मैंने अच्छे से प्रूविंग भी करवाई है, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो कि बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम में ये प्रूविंग कहाँ से आती है। ठीक, यहाँ पर इसने क्या किया है, अल्फ़ा बराबर 90 दे दिया है और पी हमारा 30 है, 30 न्यूटन, और क्यू हमारा 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन। तो हम लोग फार्मूले पे रखते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी 30 न्यूटन है, तो हम लोग क्या करेंगे 30 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 900 प्लस क्यू हमारा 40 है, 40 के स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा प्लस 2pq जब मान रख देंगे और कॉस अल्फ़ा करेंगे तो कॉस अल्फ़ा मतलब 90 और कॉस 90 हमारा 0 होता है, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 0 लिख देंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये 16 9 कितना हो जाएगा 2500, आर स्क्वायर बराबर 2500, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो हम लोग देख रहे हैं परिणामी बल हमारा कितना आया 50 न्यूटन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथे में है, तो हमारा चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि Q बराबर 30 न्यूटन और P बराबर 50 न्यूटन के दो बल जो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर लग रहे हों तो उन बलों के परिणामी का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमने बताया था कि परिणामी आपका कहाँ से जा रहा था, ये एक बल ये था और दूसरा बल ये था, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, इसके लिए फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फ़ा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब इसने क्या किया, अल्फ़ा को 90 कर दिया है, मतलब कॉस 90 0 हो जाएगा, कॉस 90 0। अब क्या करें हम लोग, क्यू की वैल्यू रखें 30 इंटू साइन 90, अल्फ़ा 90 है तो साइन 90 1 होता है अपॉन पी हमारा कितना है 50 प्लस ये कितना आ जाएगा क्यू कॉस 90 0, तो ये कितना आ जाएगा 0, तो हमारा कितना आ जाएगा 30/50, मतलब tan थीटा बराबर 3/5 के। ठीक, या हम लोग क्या कह सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स 3/5। इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0.6। ठीक है, क्योंकि जब इसमें आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, और देख रहे हैं हमारा tan इनवर्स 0.6 ऑप्शन नंबर दूसरे में, तो और ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बल के घटक किए जाएं तो वे बल आपस में होते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, ये हमारे पास एक वस्तु थी, इस वस्तु पर एक बल हमारा ये लग रहा था, ये मान लो 30 डिग्री पर एक F बल लग रहा था। ठीक, अब हमें इस F बल के दो कंपोनेंट करने हैं। ठीक है, दो घटक करने हैं, तो हम लोग जानते हैं जो घटक होते हैं वो आपस में हमेशा 90 डिग्री पर तोड़े जाते हैं, या उनको किसी निश्चित दिशा में भी तोड़ा जाता है, लेकिन जो मेनली होता है इस बल के जो घटक होंगे वो हमारा एक क्षैतिज घटक होता है और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक होता है। ठीक, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का आरेख इस प्रकार बनाया जाए कि उस पर केवल लगने वाले बल और प्रतिक्रिया बलों को ही प्रदर्शित किया जाए तो ऐसे आरेख को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे
ये एक हमने वस्तु ले ली, ठीक। इस वस्तु पर एक बल हमने ये लगा दिया और इसको हमने क्या किया, ज़मीन पर रख दिया, ठीक है। तो इस वस्तु का भार नीचे होगा W। अब ये वस्तु रखी है कहीं पे, इसकी प्रतिक्रिया भी ऊपर होगी, ये बल होगा। तो अगर हम इसको, ये जो इतना सारा सब कुछ है, इस तरीके से बनाएं कि केवल बल, प्रतिक्रिया बल ही शो करें, वस्तु को ना दिखाया जाए, तो ऐसे आरेख को हम लोग मुक्त पिंड आरेख कहते हैं या फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पिंड पर लगने वाले बलों का परिणामी बल शून्य है तो पिंड होगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये हमारे पास एक वस्तु थी, इस पर एक बल ये था, दूसरा बल ये था, तीसरा बल ये था, ठीक, और एक बल इधर से लग रहा था। इतने सारे बल लग रहे थे, ठीक है। और मान लीजिए इन बलों का जो परिणामी है वो कहीं से इधर से जा रहा है, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है ये यहीं से जाए, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। परिणामी आप समझ ही चुके हैं, परिणामी बल किसे कहते हैं, ठीक है। और इन सारे बलों का, ये जो चार बल हैं, इन बलों का परिणामी अगर ये इधर से जाए और इसका मान शून्य हो, इसका मतलब ये है कि ये जो चार बल हैं ये आपस में संतुलित हो रहे हैं। संतुलित का मतलब ये आपस में इनका इफेक्ट जीरो हो जा रहा है, ठीक। तो वस्तु जिस पोजीशन में थी हमारी उसी पोजीशन में रहेगी। मतलब वस्तु अगर गतिशील अवस्था में थी तो गतिशील अवस्था में रहेगी, स्थिर अवस्था में थी तो स्थिर अवस्था में थी रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, गतिशील भी हो सकती है, स्थिर भी हो सकती है, लेकिन कंपन करती हुई नहीं हो सकती, ठीक। तो इसमें आप लोग एक ऑप्शन और जोड़ लीजिए, पांचवा, 1 and 2। मतलब आपका पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। दूसरा क्यों, पहला क्यों होगा, यदि कोई वस्तु, पहला बता दें क्यों होगा, यदि कोई वस्तु मान लीजिए ये थी और विवेग से गतिमान थी इस दिशा में, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक बल इधर लगा दिया, एक बल इधर लगा दिया, और जितना बल ये था F उतना ही बल ये था। तो ये बल आपस में क्या होंगे, इस एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। वस्तु जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में उतनी ही वेग से जाएगी, तो वस्तु हमारी गतिशील भी रहेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पांचवा, A और B दोनों, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो बल एक दूसरे को काटते, दो समांतर बल एक दूसरे को काटते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं समांतर बल एक ही होता है, एक बल ये होता है। यह दो समांतर लाइनें, ठीक है, समांतर बल भी बोल दो, समांतर लाइनें भी बोल दो, लेकिन लाइन अगर आप शो करेंगे तो उसमें ये एरो नहीं होगा, फोर्स में एरो भी दिखाना पड़ेगा आपको। अब जब ये दो परस्पर लाइनें समांतर बल हैं तो इनके जो बीच की दूरी है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब यह दूरी आपकी कभी भी घट बढ़ नहीं सकती, ठीक है। तो अगर ये घट बढ़ नहीं सकती, जैसे रेल की पटरियां हैं, जैसे आपकी ट्रेन की पटरियां हैं, ये आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं कट करती, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दो समांतर बल एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटते। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक होता है, ठीक। हम लोग जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक। वेग परिवर्तन की दर मतलब वेग अपॉन टाइम। मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सेकेंड पहले से था, दूसरा सेकेंड और आ गया तो सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर चौथा
टिक कर देंगे, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। ठीक, हम लोग जानते हैं अदिश राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं, वह राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी राशियों को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। ठीक, तो द्रव्यमान में हमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती, समय में दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल में समय दिशा की ज़रूरत पड़ती है, और लंबाई में हमारी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जाता है कहलाते हैं, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं वे मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक, सदिश मात्रक, अदिश मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किए जाते हैं, तो मूल मात्रकों की सहायता से कौन से मात्रक ज्ञात किए जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ठीक, जैसे कोई एक ये रॉड थी, हमने क्या किया, इसको इधर से कील गाड़ दी, इधर कील गाड़ दी, अब हमने इस पर क्या किए, बल लगा दिए। ठीक, तो ये रॉड क्या करेगी, रॉड मीन्स छड़, ये छड़ हमारी क्या करेगी, घूमने लगेगी। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है ये हमारी बल आघूर्ण कहलाती है, क्योंकि प्रतिबल आपका बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और बल आप जानते ही हो, तनाव बल बता ही दिया। इस तरीके से यदि किसी वस्तु पर इस तरीके से बल लगाया जाए तो तनाव बल कहलाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि दो विपरीत दिशा में लगे बल आपस में कुछ दूरी पर किसी वस्तु पर लगे हों तो वस्तु कौन सी गति करेगी। ठीक है, तो देखते हैं, यदि दो विपरीत दिशा में लगे बल, एक बल ये है और दूसरा बल हमारा ये है। ठीक है, आपस में कुछ दूरी पर लगे हों, ये हमारी कुछ दूरी हो गई, मान लीजिए h। ठीक, ये हमारा f है और ये भी f है। ठीक है, तो ये बल आपस में किसी वस्तु पर लग रहे हैं, ये हमारी मान लीजिए एक वस्तु थी, तो वस्तु कौन सी गति करेगी, दोलन गति। दोलन गति आप जानते ही हो, इस तरीके से। ठीक, पश्चाग्र गति मतलब आगे पीछे वाली गति, आगे पीछे, ये हमारी पश्चात गति है। सरल रेखीय गति जो एक सीधी रेखा पे गति करे, और वृत्तीय गति जो हमारी गोल गोल घूमे। ठीक, तो हमारा यदि किसी वस्तु पर दो बल समांतर कुछ दूरी पर लगे हों तो जो वस्तु हमारी गति करती है वो हमारी वृत्तीय गति करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं बल आघूर्ण क्या होता है, पहले बल आघूर्ण देख लो। जैसे एक रॉड ये थी, हमने इसको इधर फिक्स कर दिया और बल हम यहाँ से लगा रहे हैं। ठीक, तो बल की जो हमारी फिक्स है वहाँ तक की दूरी अगर हम लोग L मान लें, ठीक, तो जो बल आघूर्ण होता है तो वह बल और बल से किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष मापी गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल और उस बल की किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष मापी गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब बल आघूर्ण किसके बराबर होगा, F इंटू L के। हम लोग जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, चौथा न्यूटन मीटर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी छड़ का एक सिरा दीवार पर गाड़कर दूसरे सिरे पर बल लगाया जाए तो उसमें कौन सा आघूर्ण उत्पन्न होगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दीवार थी, दीवार में हमने ये छड़ गाड़ दी, इस एक सिरे पर गाड़ दी और दूसरे सिरे पर हमने बल लगा दिया, ठीक। तो क्या होगा, छड़ हमारी इस तरीके से झुक जाएगी। जब झुकेगी, ये मिसप्रिंट हो गया, घुमाऊ घूर्ण होगा, घुमाऊ घूर्ण, ठीक। घुमाऊ घूर्ण का मतलब घूमने लगे। नमन आघूर्ण, नमन आघूर्ण मतलब ये वाला नमन आघूर्ण। और मरोड़ आघूर्ण मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है, जिस तरीके से हम लोग कपड़ा निचोड़ते हैं, तो जो कपड़ा निचोड़ने की प्रवृत्ति है उसमें जो हम लोग बल लगाते हैं, ठीक, वो हमारा बल के कारण जो उत्पन्न होता है वो हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट उत्पन्न होता है, मतलब मरोड़ आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब नमन आघूर्ण, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 31 मिनट का हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपके MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैनल पर आते रहेंगे, जिससे आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट करते रहिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।